आज के इस नए गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। आज की हमारी ये डीप डाइव चर्चा द अमेरिकन रोड शेपिंग अ ग्लोबल कल्चर से लिए गए लेखों, शोध और आकलनों पर आधारित है। देखिए, एक बहुत ही आम धारणा है कि कार का आविष्कार भले ही जर्मनी में हुआ था, लेकिन जब भी कार कल्चर की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में जो छवि आती है वो अमेरिका की होती है। हाँ, और ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कैसे एक देश की संस्कृति किसी दूसरी जगह की मशीन को पूरी तरह अपना लेती है। बिल्कुल सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि कार, जो असल में एक जर्मन आविष्कार थी, वो पूरी अमेरिकन संस्कृति का केंद्र कैसे बन गई और फिर कैसे इस अमेरिकन कार कल्चर ने भारत समेत पूरी दुनिया को इतना गहरा प्रभावित किया। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। और इस चर्चा में हम सिर्फ कार के इतिहास, उसके इंजन, जो टायरों की बात नहीं करने वाले हैं। ये बात उससे कहीं आगे की है। आज हम देखेंगे कि कैसे दूसरे विश्व युद्ध का असर, न्यूक्लियर हमलों का खौफ और अलग-अलग देशों की भौगोलिक स्थिति जैसे अनपेक्षित कारण ये तय करते हैं कि लोग आखिर सफर कैसे करेंगे। ये सिर्फ मशीन की कहानी नहीं है, ये मनोविज्ञान और भूगोल की कहानी है। ये वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। अगर हम 1900 के दशक की शुरुआत को देखें तो शुरू में कार बनाना मतलब ये एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी। कारें हाथों से बनाई जाती थी, एक एक पुर्जा हाथ से जोड़कर, इसलिए वो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर थी। जी, वो सिर्फ अमीरों का शौक हुआ करती थी। हाँ, लेकिन अमेरिका में फिर मास प्रोडक्शन यानी बड़े पैमाने पर उत्पादन का कॉन्सेप्ट आया और इसमें सब कुछ बदल दिया। 1908 में फोर्ड मॉडल टी आई, जो फैक्ट्री की असेंबली लाइन पर बनने वाली पहली कार थी। इसने कार को सस्ता बना दिया। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भले ही 1908 में मॉडल टी आ गई और कारों का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया, लेकिन अमेरिका रातों रात कारों का देश नहीं बन गया था। अक्सर लोगों को लगता है कि सस्ती कार आई और अगले ही दिन से सब लोग कार चलाने लगी। हाँ, मतलब आमतौर पे हिस्ट्री को ऐसे ही देखा जाता है कि एक इन्वेंशन हुई और पूरी दुनिया एक झटके में बदल गई। पर सच्चाई इससे काफी अलग थी। उस वक्त कार सस्ती तो जरूर हो गई थी, लेकिन देखिए, उन्हें चलाने के लिए बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ था। पक्की सड़कें बहुत कम थीं और पेट्रोल भरवाने के लिए गैस स्टेशन भी ना के बराबर थे। तो कार उस वक्त समाज की जरूरत बनने में अभी दशकों लेने वाले थी। असली और सबसे बड़ा बदलाव वो 1950 के दशक में आया। 1950 का दशक यानी ठीक दूसरे विश्व युद्ध के बाद का समय। अगर उस दौर के अमेरिका को देखा जाए तो युद्ध के वक्त सारी फैक्ट्रियां सिर्फ युद्ध का सामान, हथियार और सेना के लिए जरूरी चीजें बना रही थी। सब कुछ राशन पर मिलता था। बिल्कुल, उस वक्त कंज्यूमर गुड्स तो बन ही नहीं रहे थे। सही कहा। लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सैनिक घर लौटे। अब उन फैक्ट्रियों के पास आम लोगों के लिए सामान बनाने का समय था। इकोनॉमी ने एक ऐसी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोगों के पास पैसा आ रहा था। यहां कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पैसा आने से लोग गाड़ियां नहीं खरीदने लगते। उन्हें चलाने के लिए सड़कों का वो विशाल जाल बिछाना भी तो जरूरी था ना। और वहीं से हाईवे निर्माण का असली खेल शुरू होता है। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन अमेरिका के मन से युद्ध का डर नहीं गया था। उसी दौरान अमेरिका ने हाईवे और सड़क नेटवर्क बिछाने पर बेतहाशा पैसा खर्च करना शुरू किया। ऊपर से देखने पर यही लगता था कि हाँ, देश में कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, लोगों का आना जाना आसान करना है। लेकिन इसके पीछे एक और बड़ा कारण छुपा था, जो उस वक्त आम जनता को शायद पूरी तरह बताया नहीं गया था। हाँ, और वो कारण था पोस्ट वॉर युग में कोल्ड वॉर की शुरुआत। उस वक्त अमेरिका को सोवियत यूनियन से न्यूक्लियर हमले का बहुत बड़ा डर था। सरकार और सेना को इस बात की चिंता थी कि अगर वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क जैसे शहर पर न्यूक्लियर हमला हुआ तो वहां की आबादी को तुरंत बाहर कैसे निकाला जाएगा, जिसे इवैक्यूएशन कहते हैं। हाँ, पर पुरानी सड़कों से तो ये असंभव ही रहा होगा। एकदम असंभव। इसलिए ये जो नए हाईवे बनाए गए, इनकी लाइनें बहुत चौड़ी रखी गईं। ये मीलों तक सीधे थे। इन्हें इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि हमले की स्थिति में पूरे के पूरे शहर तुरंत खाली कराए जा सकें। इन्हीं मिलिट्री और सुरक्षा की जरूरतों ने अनजाने में ही अमेरिका के कार कल्चर का सबसे बड़ा बेस तैयार कर दिया। ये सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना कि एक तरफ देश का डर है और दूसरी तरफ उस डर ने आने वाली पीढ़ियों का लाइफस्टाइल ही बदल दिया। उन बड़े बड़े हाईवेज की वजह से ही लोग शहरों के बाहर जाकर बसने लगे, जिसे हम सबर्ब्स का उदय कहते हैं।
अगर इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो भारत और अमेरिका के सबब के बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। भारत में या किसी भी विकासशील देश में जब हम सबब या उपनगर कहते हैं तो दिमाग में आता है शहर के बाहर का वो इलाका जहां सड़कें ठीक नहीं हैं, सुविधाएं कम हैं और लोग सस्ते घरों की मजबूरी में वहां रहते हैं। हाँ, एक तरह से शहर का कटा हुआ हिस्सा जहाँ उतना विकास नहीं पहुंचा है। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका में उन बढ़िया हाईवेज के कारण कहानी बिल्कुल उलट गई। वहां शहर की भीड़ से तंग आ चुके लोगों को इन हाईवेज ने एक रास्ता दिया। बड़े बड़े बिल्डरों ने शहरों से काफी दूर आकर्षक और बड़े बंगलों वाले कॉम्प्लेक्स बना दिए। मिडिल क्लास के लिए वो एक बहुत ही आरामदायक और शांत जीवन का सपना था। पर इस शांत जीवन का एक साइड इफेक्ट भी तो था। ये सबर्ब्स शहर से बहुत दूर थे। वहां आसपास ना कोई किराने की दुकान थी, ना डॉक्टर और ना ही लोगों के ऑफिस थे। हर छोटी बड़ी चीज के लिए मीलों का सफर तय करना पड़ता था। सही बात है। और वहीं पर कार मजबूरी बन गई। हाँ, और क्योंकि सड़कें बहुत अच्छी थीं और उस दौर में पेट्रोल भी बहुत सस्ता था, तो लोगों ने इस सफर को अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह कार किसी लग्जरी या दिखावे की चीज से बदलकर एक रोजमर्रा की मजबूरी बन गई। और आज के आंकड़ों पर नजर डालें तो अमेरिका की लगभग 50% आबादी इन्हीं सबर्ब्स में रहती है। भारत में आज भी कार एक लग्जरी मानी जाती है, लेकिन वहां अमेरिका में बिना कार के जिंदगी जीना असंभव के बराबर है। वाकई। और जब कार जिंदगी का इतना अहम हिस्सा बन गई तो उसने वहां के कल्चर को नए आयाम दिए। ये जो रोड ट्रिप का कंसेप्ट आज पूरी दुनिया में इतना बड़ा ट्रेंड है, ये अमेरिका की ही देन है। विस्तारित हाईवेज ने लोगों को लंबी यात्राएं करने पर मजबूर किया और उसी को उन्होंने अपनी छुट्टियों का हिस्सा बना लिया। लेकिन इस बढ़ते हुए कार कल्चर का एक बहुत बड़ा नुकसान भी था, वहां के रेलवे नेटवर्क का पतन। यह आंकड़ा हमेशा हैरान करता है। फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे विकसित देशों को जब हम देखते हैं तो उनका पैसेंजर रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे शानदार माना जाता है। लेकिन उनकी तुलना में अमेरिका, जो कि इतनी बड़ी ताकत है, वहां का रेलवे नेटवर्क काफी खराब स्थिति में है। क्या इसकी वजह वहां की भौगोलिक स्थिति है? जी, देश का भूगोल इसका सबसे मुख्य कारण है। अमेरिका का क्षेत्रफल 93 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जो बहुत विशाल है, लेकिन आबादी लगभग 34 करोड़ के आसपास है। यूरोप या जापान में शहर पास-पास बसे हैं और आबादी घनी है, वहां ट्रेनें काफी सफल रहती हैं। पर अमेरिका की विशाल स्थिति और दूर-दूर बसे शहरों को अगर देखें तो पूरे देश में ट्रेन का जाल बिछाना और उसे चलाना आर्थिक रूप से घाटे का सौदा था। वहां सिर्फ कारों और हाईवेज का मॉडल ही सफल हो सकता था। और इस सफल मॉडल ने न सिर्फ लोगों को गाड़ी चलाना सिखाया, बल्कि नए आविष्कारों को भी जन्म दिया। वहां कार कल्चर से इतनी नई चीजें निकली जिसने उनकी इकोनॉमी बदल दी। जैसे कारों में बैठे बैठे खाना खाना, जिसे हम ड्राइव इन्स कहते हैं। हाँ, लोग कार से बाहर उतरते ही नहीं थे। बिल्कुल। ड्राइव इन थिएटर बने जहां लोग कार में बैठे अपनी पसंदीदा फिल्में देख रहे हैं। ड्राइव थ्रू कार वॉश शुरू हो गए। कार एक तरह से उनका मोबाइल ड्राइंग रूम बन गया था। सही कहा। फिर इसी अमेरिकन कल्चर ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जैसे उनकी जीन्स, उनके फास्ट फूड, कोका कोला और हॉलीवुड की फिल्में पूरी दुनिया में फैलीं, वैसे ही एक कार रखने का सपना भी हर देश का सपना बन गया। दुनिया के हर कोने में लोग चाहते थे कि उनके पास एक कार हो। लेकिन, और ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, जब ये कल्चर दूसरे देशों में गया तो हर देश ने इसको अपने भूगोल और ज़रूरत के हिसाब से अडैप्ट किया। अडैप्ट किया मतलब बदलाव किए। जैसे अमेरिका में तो कारों के आकार बहुत विशाल होते हैं। वहाँ की सड़कों पर बड़े बड़े पिकअप ट्रक, बड़ी एसयूवी और लंबी सेडान कार चलती हैं। वहाँ छोटी हैचबैक कार तो शायद ही किसी को पसंद आती होंगी। वहाँ जगह की कमी ही नहीं है तो छोटी कार क्यों चलाएंगे। लेकिन जापान का उदाहरण लीजिए। जापान एक बहुत विकसित देश है, आर्थिक रूप से मजबूत है, पर वहाँ अमेरिका जैसी विशाल जमीन नहीं है। वहाँ स्पेस की भारी कमी है और शहर बहुत घने बसे हुए हैं। तो उन्होंने अमेरिकन कार कल्चर तो अपनाया, पर वहाँ के कार मशहूर हो गई। ये के कार किस तरह की होती हैं? छोटी, चौकोर आकार की हैचबैक कार होती है। इनको विशेष रूप से टोक्यो जैसे शहरों की तंग गलियों के लिए और छोटी पार्किंग स्पेस के लिए डिजाइन किया गया है। हाईवे पर ये बहुत तेज नहीं चल सकती क्योंकि ये एरोडायनामिक नहीं होती, उन पर हवा का दबाव ज्यादा पड़ता है। लेकिन शहर के अंदर ये बहुत शानदार काम करती हैं। और श्रोताओं के लिए एक बहुत दिलचस्प तथ्य ये है कि जो सुजुकी वैगन आर भारत में इतनी ज्यादा बिकती है, वो मूल रूप से जापान की एक केई कार ही है। अच्छा, मतलब भारत में आकर वो थोड़ी बड़ी हो गई होगी,
लेकिन उसका जन्म जापान की उस छोटी जगह वाली स्थिति के कारण ही हुआ था। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य में भारत को देखें तो एक तरफ अमेरिका के विशाल हाईवे हैं और दूसरी तरफ जापान की तंग गलियां। भारत में 2022 के कुछ आंकड़े हैं जो ध्यान देने लायक हैं। जी बताइए। चीना दुनिया का सबसे बड़ा कार बाजार है। वहां उस साल करीब 2.6 करोड़ कार बिकी थीं। अमेरिका दूसरे नंबर पर था, लगभग 1.3 करोड़ के साथ, और भारत में ये आंकड़ा लगभग 43 लाख था। कार बिक रही हैं, लेकिन अगर कार ओनरशिप को देखा जाए तो अमेरिका में 91% घरों में कार है, और भारत में ये आंकड़ा सिर्फ 7.5% है। इन आंकड़ों से ऊपर ऊपर तो यही लगता है कि भारत में कार बाजार के आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। लोगों को लगता है कि एक दिन हम भी अमेरिका की तरह उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां सबके पास कार होगी। लेकिन इन आंकड़ों का गहराई से विश्लेषण करने पर सच्चाई अलग दिखती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या भारत अपने भूगोल के साथ उतनी कार अफोर्ड कर सकता है? आप स्पेस और पॉपुलेशन की बात कर रही हैं ना? जी। भारत की आबादी आज 1.4 बिलियन है। ये अमेरिका की आबादी से लगभग 4 गुना ज्यादा है। लेकिन अगर हम जमीन की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल अमेरिका से 3 गुना कम है। 4 गुना लोग और 3 गुना कम जमीन। ये तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स का विरोधाभास है। अगर इतने लोग कार खरीद लेंगे तो उन्हें रखेंगे कहाँ? यही तो असली समस्या है। हमारे शहर अमेरिका की तरह खुली जगहों वाले नहीं हैं। वो पहले से ही बहुत घने बसे हुए हैं। आज की तारीख में जब भारत में कार ओनरशिप सिर्फ 7.5% है, तब भी हमारे शहरों में पार्किंग का कितना बड़ा संकट है। सही बात है। आजकल तो मोहल्लों में गाड़ी पार्क करने पर झगड़े आम हो गए, और मेट्रो शहरों में रोज का ट्रैफिक जाम तो सबको पता ही है। ना पहुंच पाए, और इसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं है। अगर हम यूके यानी ब्रिटेन का उदाहरण लें, जो एक विकसित देश है, वहां भी कार ओनरशिप 77% ही है। उनके पास पैसा है कार खरीदने का, लेकिन अमेरिका जैसी जगह नहीं है। ये एक बहुत ही नया नजरिया है देखने का। तो चलिए आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने इस गहन विश्लेषण में देखा कि कैसे जर्मनी में बनी एक मशीन कोल्ड वॉर के डर और विशाल हाईवे निर्माण की वजह से अमेरिकन जीवन शैली का केंद्र बन गई। फिर वो अमेरिकन ड्रीम बनकर पूरी दुनिया में फैली, जिसे जापान ने अपनी के कार के रूप में अपनाया, और आज भारत अपनी भौगोलिक चुनौतियों और बढ़ती आबादी के बीच इन्हीं कारों के सैलाब को संभालने की कोशिश कर रहा है। और इस चर्चा से हमें ये समझ आना चाहिए कि ये सब सिर्फ हिस्ट्री की किताबों की बातें नहीं है। इनका हमारी आज की जिंदगी से बहुत गहरा रिश्ता है। हाँ, अगली बार जब कोई श्रोता ऐसे ही किसी ट्रैफिक जैम में फंसा हो या पार्किंग के लिए चक्कर काट रहा हो, तो उन्हें याद आएगा कि ये सिर्फ गाड़ियों की भीड़ नहीं है, ये हमारे देश की आबादी, हमारे भूगोल और इस वैश्विक कल्चर का टकराव है। सही कहा। जाते जाते मैं एक और विचार इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, जो इन शोध पत्र की बातों से थोड़ा आगे का है। अगर हम ध्यान से सोचें तो दुनिया भर का जो ये कार कल्चर बना, वो 2 चीज़ों पर टिका था: खुले रास्ते और सस्ता ईंधन। पर आज के ज़माने में जब हमारे शहर कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं और लोगों के पैदल चलने तक की जगह कम हो रही है, तो क्या कार ओनरशिप का ये अमेरिकन सपना आगे चल पाएगा? या फिर हमें भविष्य में सिर्फ कार का इंजन नहीं, बल्कि कार और पर्सनल ट्रांसपोर्ट की परिभाषा ही पूरी तरह बदलनी पड़ेगी? ये वाकई एक ऐसी बात है जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। भविष्य की सड़कें आखिर किसके लिए होंगी? व्यक्तिगत कारों के लिए या बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। इस विचारशील प्रश्न के साथ ही हम आज की इस डीप डाइव चर्चा का यहीं समापन करते हैं। श्रोता इन तथ्यों पर और इस सवाल पर जरूर विचार करें और अपने आसपास की सड़कों को एक नए नजरिए से देखें। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।